आज हम पढ़ेंगे दैनिक पाठ योजना। ठीक है, डेली लेसन प्लान इसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ डेली लेसन प्लान यानी इसकी अवधारणा क्या है, क्या चीज है। ठीक है, शिक्षक यानी आप जिस पाठ्य वस्तु यानी जो आप किताब पढ़ा रहे हैं, किताब मानो पूरी एक तरीके से पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं, यानी आप जो चीज पढ़ाना चाहते हो उसे आप क्या करते हो, छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं। यानी किताब होगी आपकी, ठीक है, किताब की इकाई होगी 5 से 6 इकाई सबकी आप करते हो। ठीक है, आपने इकाइयों में बांट लिया। एक इकाई की विषय वस्तु को वह एक कालांश यानी आधे घंटे या 30 मिनट के कालांश में बांटते हैं। एक इकाई पहली यूनिट है उसको आपने 3 कालांशों में बांट दिया। ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 चैप्टर में बांट दिया यानी टुकड़ों में पढ़ा रहे हो। जब पढ़ाने के लिए उस विषय वस्तु की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी ये जो पहला चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, इसके एक आप क्या अपना रूपरेखा बनाओगे। ठीक है, मेरे को ऐसा पढ़ाना है, ये मेरी जो प्रस्तावना प्रश्न होगी, ये मेरा प्रस्तुतिकरण होगा, ये मेरी शिक्षण नीति होगी, ये शिक्षण सूत्र होगा, ये मैं मूल्यांकन करूंगा और ये होमवर्क दूंगा, ये मेरे लक्ष्य होंगे, ये उद्देश्य होंगे। इस पार्ट 1 के या चैप्टर 1 के, ठीक है, एकांश के तैयार की रूपरेखा तैयार की जाए, उसे क्या कहते हैं, दैनिक पाठ योजना। यानी ये जो एक रूपरेखा बनाई पार्ट 1 की, चैप्टर 1 की आपने क्लास में पढ़ाने के लिए, वही क्या हो गया आपके लिए दैनिक पाठ योजना हो। यानी जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं जो बीएड के अंदर तैयारी करते हैं और फिर वो अपना जो लेसन प्लान है उसको पूर्णतः तैयार करके अध्यापक द्वारा चेक करवाकर और उसे क्लास में पढ़ाते हैं। अब है डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं, यानी जो डेफिनेशंस ऑफ डेली लेसन प्लान, यानी कई तो क्या बोलते हैं जो है इसको क्रियात्मक कार्य में बोलते हैं। क्या है ये, क्रियात्मक कार्य, या फिर कोई इसको ब्लूप्रिंट भी बोल देता है। क्रियात्मक कार्य भी है अध्यापक के लिए और ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है अध्यापक के लिए क्लास में पढ़ाने का। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है बाइंडिंग है, तथा बाइंडिंग के अनुसार देखो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। यानी उद्देश्यों को परिभाषित करना है, हम जो उद्देश्य रखते हैं, ज्ञान अवबोध, ज्ञान अवबोध, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। ठीक है, पाठ्य वस्तु का चयन करना, यानी हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा प्रकरण क्या होगा। ठीक है, उसको क्रमबद्ध करना, उसके जो शिक्षण बिंदु है वो कौन कौन से होंगे, 3 शिक्षण बिंदु लगते हैं कम से कम, तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। यानी किसका निर्णय कर रहे हो, आपकी प्रस्तुतिकरण क्या होगी, आपका शिक्षण विधि होगी, यानी टीचिंग मेथड है। ठीक है, ये क्या है आपकी दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, यानी क्या प्रकरण पढ़ाओगे, क्रमबद्ध करना, यानी कौन से 3 शिक्षण बिंदु कम से कम पढ़ाओगे, 4 भी पढ़ा लो। प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना, यानी कौन सी आप विधि ले रहे हो, जो शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि ले रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि ले रहे हो, खेल विधि ले रहे हो, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। फिर है एल बोसिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति, यानी जो आप लक्ष्य और जो उद्देश्य आपके लक्ष्य होगा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है। यानी विशिष्ट साधन कौन कौन से होंगे, आपकी शिक्षण जो विधियां हैं, सहायक सामग्री है। ठीक है, शिक्षण विधियां की सहायक सामग्री का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय में, निश्चित समय यानी आपका 30 मिनट या 40 मिनट भी हो सकता है, में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी क्रिया होती है, अध्यापक क्रिया होती है, शिक्षक और छात्र के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच जो क्रिया होगी वो क्या है, दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति, यानी उपलब्धियां कौन है, लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन, कौन कौन साधन प्रयोग में होंगे, सहायक सामग्री होगी या विषय वस्तु होगी, जो शिक्षण विधियां होंगी जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय यानी 30 मिनट या 40 मिनट 45 मिनट में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, किसकी प्राप्ति करेंगे, उपलब्धियों की प्राप्ति, यानी जो हमारे लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं। ठीक है, और जो विशिष्ट जो उद्देश्य हम उनकी प्राप्ति कर पाते हैं।
फिर डेविस के अनुसार देखो, कक्षा में जाने से पूर्व यानी कक्षा में आप जा रहे हो उससे पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई भी इतनी बात इतनी बाधक नहीं है जितनी की शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। यानी वो ऐसे बोलेंगे आप क्लास में जाते हो उससे पहले आप तैयारी करके जाओ, ठीक है। यानी वो तैयारी क्या है, आपका दैनिक पाठ योजना है। यानी आप अगर बिना तैयारी के जाओ क्लास में तो आप सही से नहीं पढ़ा पाओगे और जो विद्यार्थी है उनके समझ में भी नहीं कुछ आएगा। इसलिए हमेशा जाए उससे पहले प्लानिंग करके ही क्लास में जाए। फिर है एंटी मुफाद, ये क्या बोल रहे हैं, सफल शिक्षण में प्रकरण यानी जो टॉपिक है आपका एक समस्या जो आप प्रस्तावना क्वेश्चन करके समस्या लाते हो, ठीक है, वो आपको प्रकरण बनता है बाद में, ठीक है। सीखने की क्रियाएं यानी आप क्या क्या बच्चों को सिखाओगे, यानी जो आपके उद्देश्य हैं, विशेष उद्देश्य। अन्य स्रोतों की सामग्री यानी आप जो सहायक सामग्री काम में ले रहे हो, ठीक है। इनके द्वारा छात्र की प्रतिक्रिया यानी छात्र प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या मूल्यांकन आप कर रहे होगा। अभ्यास तथा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन की प्राप्ति संभव है। अपेक्षित यानी व्यवहार परिवर्तन का यानी व्यवहार में बदलाव ही क्या हो गया, सीखना हो गया, ठीक है। अपेक्षित यानी जो शिक्षक चाहता है, ठीक है, यानी आप जो चाहते हो, ठीक है, वो बच्चे सीख जाए, वही क्या है आपने उद्देश्य बनाए हैं, ठीक है। जो विशिष्ट उद्देश्य आप लेते हो वही क्या है आपके विशेष उद्देश्य होते हैं, ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल अभिरुचि अभिवृद्धि, ठीक है। उनके अनुसार आप क्या है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन तय करते हो कि मैं ये पढ़ाऊंगा तो बच्चे ये चीज सीख जाएंगे, ये इस प्रकार पर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। यानी मुफाद के आप क्या बोल रहे हैं कि सफल शिक्षण में आप प्रकरण लोगे, समस्या लोगे, सीखने की जो क्रियाएं हैं वो, तथा अन्य स्रोत सामग्री जिसमें सहायक सामग्री आप बोल सकते हो, तथा इनके द्वारा छात्र की प्रतिक्रिया यानी आप उनसे प्रश्नोत्तर पूछ सकते हो, ठीक है, उनका मूल्यांकन करोगे, उनको अभ्यास कार्य दे सकते हो, गृह कार्य दे सकते हो, तथा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन की प्राप्ति संभव हो, ठीक है। किससे, सफल शिक्षण में। और ये सफल शिक्षण कब होगा, जब आप डेली लेसन प्लान बनाओगे। दैनिक पाठ योजना में जो हर्बर्ट महोदय है, ठीक है, उन्होंने जो पंचपदी प्रणाली बताई है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जेएफ हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना यानी इन्होंने 5 पद बताए कि एक पाठ योजना में 5 पद होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, या इनको आप सोपान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोपान भी बोलते हैं, इसको 4 पद ही बोलते थे, ठीक है। इसमें दिया था स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग, ठीक है। यानी जो विषय वस्तु आप पढ़ाओगे वो संबंध स्पष्ट होनी चाहिए, विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए, संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित होनी चाहिए, और उसका जो प्रयोग है आप जो विद्यार्थी अपने जो वास्तविक जिंदगी है उसके अंदर वो आसानी से प्रयोग कर सके, ठीक है। इनके शिष्य हैं 2, एक तो जीलन और एक राय, ये 2 क्या हो गए इनके शिष्य हो गए। इन शिष्यों ने इसमें बदलाव किया, स्पष्टता को क्या 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला प्रस्तावना और दूसरा क्या है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। फिर है एक जो शिष्य थे राय, इन्होंने एक पद और जोड़ दिया, यहाँ पे कितने हो गए 4, इन्होंने 1 प्लस किया और क्या जोड़ दिया उद्देश्य जोड़ दिए, ठीक है। फिर है हमारे पास 5 पद हो गए, और ये पंचपदी प्रणाली एग्जाम में पूछते हैं, इनके नाम और ये जो क्रम है चाहे तो इंग्लिश में ले लो या हिंदी में ले लो, ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा 500 पद है, कौन सा चौथा पद है, कौन सा तीसरा पद है, दूसरा है या पहला पद है, या फिर कौन सा नहीं है कौन सा है, ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। सभी तरह की जो प्रतियोगिता जो परीक्षा में एग्जाम है उन सब में ये पूछा जाता है। पहला है प्रस्तावना, प्रस्तावना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रस्तावना जो आपको करवाई जाती है क्लास के अंदर आप जाते हो, तो प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए। यानी आप क्लास में आते हो तो आपको ये जांच करनी चाहिए कि विद्यार्थी को पहले से कितना आता है आपके टॉपिक के बारे में, जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपके जो विद्यार्थी है वो कितना जानते हैं, उनको कितना क्या है पूर्व ज्ञान है, पहले से कितना जानते हैं आपके प्रकरण के बारे में। उसके आधार पर आप क्या बनाते हो, प्रस्तावना प्रश्न बनाते हो, या कोई कथन या कोई चार्ट या कोई मॉडल बना के उसके अनुसार आप प्रस्तावना क्लास में करते हैं। प्रस्तावना से ये होता है कि विद्यार्थी को क्या
रुचि जागृत करती है। ठीक है, फिर आता है प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ द एम्स, यानी आप उद्देश्य कथन करते हैं या पाठ्याभिसूचन बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी आज हम, यानी इसके अंदर आपको हम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? हम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसमें? उद्देश्य कथन में। आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रस्तावना प्रश्न से आपने उद्देश्य कथन पे आओगे, यानी जो पाठ्याभिसूचन आप करते हो वही क्या है? आपका उद्देश्य कथन है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द एम्स, यानी आज हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे, यानी हम शब्द का प्रयोग करना है। यानी ऐसे नहीं कि आज तुम, ऐसा नहीं करी, आज हम, जो हम शब्द का प्रयोग करना है आपको उद्देश्य कथन में। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों में यहाँ पे जुड़ाव हो जाता है कि हमें गुरु जी के साथ हम भी पढ़ेंगे। फिर है आपका तीसरा, दूसरा, फिर है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यानी प्रस्तुतिकरण के अंदर आप शिक्षण जो साहित्य सामग्री वो शामिल है, जिसमें चार्ट, चित्र, मॉडल, ठीक है, मॉडल चाहे 2D हो या 3D हो, वो भी शामिल होता है। और प्रस्तुतिकरण में आपकी एक तो साहित्य सामग्री हुई, ठीक है, और आपकी जो शिक्षण विधियां हैं और सूत्र हैं, कौन से शिक्षण सूत्रों का आप प्रयोग करोगे, वो सब इसमें शामिल है। यानी प्रस्तुतिकरण यानी जो पढ़ाना है क्लास में, आप पढ़ाओगे वो ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों की आसानी से समझ में आ सके, उनके पूर्ण ज्ञान से जुड़ाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक बिल्कुल नई चीज पढ़ा दी तो बच्चे बिल्कुल उसको नहीं समझ पाते। यानी प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है पुनरावलोकन, चौथा आपका पुनरावलोकन या सिद्धांत निर्माण या नियमीकरण। यानी विद्यार्थी को आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उसको आपको रिविजन कराना है। रिविजन होने के बाद वो सिद्धांत निर्माण करेंगे कौन? विद्यार्थी। आपने पढ़ा दिया, उसके ऊपर अपनी जो निष्कर्ष है, अपनी जो राय है वो देंगे विद्यार्थी, और एक नियम बनाएंगे। यानी आपने उदाहरण दे दिया, ठीक है, वही ये उदाहरण से वो क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। उदाहरण बता दिया आपको, उदाहरण आपने दे दिया, तो बच्चे क्या बनाएंगे? नियम का बनाएंगे। वो एक अपने अंदर मस्तिष्क के अंदर वो एक निष्कर्ष निकालेंगे, इसका ये निष्कर्ष हो सकता है, तो इसका ये उदाहरण से ये नियम बनाएंगे। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। यानी विद्यार्थी अध्ययन कराने के बाद, रिवीजन कराने के बाद क्लास के अंदर ही उस उदाहरण से संबंधित कोई नियम बनाते हैं, या उस जो टॉपिक आपने पढ़ाया टॉपिक के ऊपर या प्रकरण के ऊपर अपनी एक अवधारणा मन में बनाते हैं। वो कैसे होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका पांचवा और अंतिम प्रयोग या अभ्यास कार्य, एप्लीकेशन। यानी आपने क्लास में जो पढ़ा दिया, तो विद्यार्थियों का आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने से आपको ये पता लग जाएगा कि विद्यार्थी जो दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां होती है, जो सामाजिक परिस्थिति है, उसके अंदर जो आपने प्रकरण पढ़ाया है, ठीक है, उस प्रकरण से संबंधित जो जानकारी दी है प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, पुनरावलोकन के माध्यम से उनको निष्कर्ष देना सिखाया है, तो अपने जो वास्तविक जिंदगी में, ठीक है, जीवन में कैसे प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, जीवन में कौन सी परिस्थिति आए, कठिन आएगी या अच्छी परिस्थिति आएगी, उसके अंदर वो कैसे प्रयोग में लाएंगे अपने ज्ञान को जो क्लास में आपने उनको दिया है। ये क्या है? 5 पद है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर जो सामग्री है वो आप तो क्लास में आप पढ़ाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। दैनिक पाठ्य योजना है, उसका जो महत्व है, उपयोगिता है, वो देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड या यूटिलिटी ऑफ डेली लेसन प्लान। ठीक है, पहला है शिक्षण को सफल व प्रभावपातक बनाना। यानी शिक्षण है आपका सफल का वो जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे। वैसे यानी कहीं भी अगर युद्ध करने के लिए अगर सैनिक जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो पहले से हथियार लेके जाता है, तो ये वो युद्ध जीत पाता है। अगर आप पहले से तैयारी करके जाओगे तो आपके जो लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य बनाए आपने, उनकी आप प्राप्ति कर पाओगे, और जो विद्यार्थी है उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपका जो प्रभाव है विद्यार्थियों पर अच्छा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, पहले से तैयारी की है लेसन प्लान की। ठीक है, फिर एक कक्षा नियंत्रण, प्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान। यानी लेसन प्लान बनाने से आप क्लास का नियंत्रण कर पाओगे, बच्चों को प्रेरणा दे पाओगे कि भाई ये जो पाठ्य वस्तु है, ये जो प्रकरण है, ये जो टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर बच्चों का अपने आप ही ध्यान जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कई छात्र होशियार होते हैं, कमजोर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उन सब का आप ध्यान रख पाओगे। उसी हिसाब से आप लेसन प्लान बना के जाओगे, तो जो प्रस्तुतिकरण है आपका वो सही प्रकार से होगा, सभी बच्चों का आप ध्यान रख पाओगे। ठीक है, फिर लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुसार, यानी जो
हमारा जो एक लक्ष्य है एक अच्छे भावी नागरिक का निर्माण करना, और जो आप उद्देश्यों के अनुसार क्या है पढ़ा पाते हो, ठीक है। लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुसार आप क्लास में कब पढ़ा पाओगे, जब आप लेसन प्लान तैयार करके क्लास में जाते हो, तब उनकी प्राप्ति संभव है। फिर इकाई के प्रत्येक पद का प्रत्यास्मरण, यानी कि आपने इकाई योजना बनाई है, ठीक है। इकाई में इस यूनिट में इतने टॉपिक है, उन सब टॉपिक को आप पढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा, प्रत्येक पद का क्या होगा प्रत्यास्मरण, यानी उनको पहले वाली जो चीज है आप पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाओगे, यानी जो भी आप पढ़ाते हो, ठीक है, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा कि उनका प्रत्यास्मरण, यानी उनको वापस वो चीज याद आ जाएगी विद्यार्थियों को इकाई के प्रत्येक पद, यानी उन्होंने इस यूनिट में ये चीज पढ़नी है, तो पूर्व ज्ञान करवाने से उनको वो चीज याद आ जाती है। और पूर्व ज्ञान हम किस में जोड़ते हैं, दैनिक पाठ योजना के अंदर, ठीक है। फिर कक्षा शिक्षण की रूपरेखा बताता है, यानी डेली लेसन प्लान बताता है कि आपको इस प्रकार से ये पढ़ाना है, ये चीज ऐसे आपको बतानी है, ऐसी आपको समझानी है, ठीक है, ऐसे आपको मूल्यांकन करना, पूरा सब कुछ आपको एक तरह के रूपरेखा प्रदान करता है कौन, दैनिक पाठ योजना। फिर है देखिए शिक्षण उद्देश्यों तथा परीक्षण परिस्थितियों का निर्माण, यानी शिक्षण उद्देश्य, यानी आप जो शिक्षण उद्देश्य बनाते हैं, विशिष्ट जो उद्देश्य हैं आपके ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि अभिवृद्धि, ठीक है, उनका आप निर्धारण कैसे करोगे, दैनिक पाठ योजना से करोगे। परीक्षण परिस्थिति, यानी आप जो मूल्यांकन बनाओगे, ठीक है, मूल्यांकन जो प्रश्न बनाओगे वो भी क्या है, पहले से आप लेसन प्लान बना के ले जाओगे तो आपका समय बचेगा, और जो शिक्षण उद्देश्य और परीक्षण परिस्थिति का निर्धारण आप आसानी से कर पाते हैं, इसके द्वारा दैनिक पाठ योजना। फिर है शिक्षण क्रियाओं व सहायक सामग्री का पूर्ण ज्ञान, यानी आप शिक्षण क्रियाओं, यानी शिक्षण आप बच्चों को प्रदान कर रहे हो, यानी जो शिक्षण कार्य कर रहे हो उसमें आप कौन सी विधियों का प्रयोग करोगे, ठीक है, जैसे शिक्षण सूत्र का प्रयोग करोगे, कौन सी टीचिंग एड सहायक सामग्री आप काम में लोगे, चार्ट चित्र मॉडल, ठीक है, उनका पूर्ण ज्ञान कौन बताता है आपको भी क्या है पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उसका, कि भाई पूरी तरह से आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। मैं इस शिक्षण जो सहायक सामग्री है और जो शिक्षण विधि है उनका आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, कि मैं आप क्या करोगे, बहुत सारी शिक्षण सामग्री का प्रयोग अलग अलग लेसन प्लान में करोगे, अलग अलग दिन करोगे, तो उन सब का पूर्ण रूप से ज्ञान आपको हो जाता है। फिर प्रस्तुतिकरण का क्रम व पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित, यानी प्रस्तुतिकरण, यानी आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, यानी क्लास में आके पढ़ाओगे, ठीक है, उसका जो क्रम है, यानी कौन कौन से शिक्षण बिंदु आप पढ़ाओगे, कैसे आप विकासात्मक प्रश्न करोगे, कैसे आप अपना जो छात्र अध्यापक कथन है वो करोगे, और कैसे सामंजस्य कार्य करोगे, उस सब का जो क्रम है वो कौन निर्धारित करता है, आपका दैनिक पाठ योजना पहले से निर्धारित करके आपको प्रदान करती है। फिर पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित हो जाता है, यानी पाठ्य वस्तु ऐसे नहीं कि आपने पहला टॉपिक पढ़ा दिया, फिर सेक्शन पहला पढ़ा दिया, फिर सीधे ही तीसरा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, आपको फिर दूसरा पढ़ाना होगा, यानी आप एक तरह से आपको पूरा सब कुछ बनाया मिल जाता है, उसके अनुसार आपको पढ़ाना होता है। फिर कक्षागत परिस्थितियों में छात्र समझ लें, कक्षा में जो परिस्थिति होती है उनमें छात्रों का एडजस्टमेंट कैसे हो सके, ठीक है, उसकी जो पहले से तैयारी है कौन आपको प्रदान करता है, दैनिक पाठ योजना, यानी छात्र समायोजित हो सके कक्षा की परिस्थिति में। अगर कक्षा की परिस्थिति में विद्यार्थी समायोजित हो जाएंगे तो समाज में भी, जब बाहर कक्षा के बाहर जो समाज है, जो बाहर जो उनका घर है, वहाँ पे वो अपने दोस्तों के बीच में क्या हो जाएंगे, समायोजित हो पाएंगे, ठीक है, वो कौन हमें बता रहे हैं, दैनिक पाठ योजना बताएगी कैसे उनकी परिस्थितियां हमें निर्मित करनी है क्लास के अंदर, यानी कैसी परिस्थितियां निर्माण करें कि विद्यार्थी क्या है समायोजन सीख सके। फिर छात्र की क्रियाओं के नियंत्रण तथा पुनर्वलन की प्रवृत्तियों की परिस्थितियों का निर्धारण, यानी छात्र की क्रियाओं के नियंत्रण, यानी छात्र की जो क्रियाएं हैं उन पर हम नियंत्रण करेंगे कैसे, दैनिक जो पाठ योजना है वहाँ हमने उससे पहले क्या बनाए, विशिष्ट उद्देश्य बनाए, उसके आधार पर हमने क्या किया, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा हम उस पर छात्रों की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। और पुनर्बलन, यानी विद्यार्थी अगर सही उत्तर देते हैं तो हमारे जो पुनर्बलन देने के जो तरीके हैं, ठीक है, परिविधि यानी तरीके, यानी उनको हम नकारात्मक दे रहे हैं, सकारात्मक दे रहे हैं, मौखिक दे रहे हैं, ठीक है, वर्बल नॉन दे रहे हैं, वो सब परिस्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं, यानी हमें कब क्या हमें पुनर्बलन देना है, कब हमें नकारात्मक पुनर्बलन देना है, कब हमें सकारात्मक पुनर्बलन देना है, उनकी परिस्थिति का निर्धारण भी हम किससे करते हैं, दैनिक पाठ योजना से करते हैं। यानी कभी हम उनको आंखों से डराएंगे, कभी चेहरे से मुस्कान से उनको शाबाशी देंगे, ठीक है,
फिर है 11वां, शिक्षण क्रियाओं का अधिगम स्वरूपों से संबंध जोड़ना, यानी शिक्षण जो क्रियाएं हैं, आप जो भी क्रियाएं करोगे क्लास के अंदर, वो अधिगम स्वरूप यानी सीखने के स्वरूप है से संबंध जोड़ने के लिए हमें क्या है, दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारी जो क्रियाएं हैं क्लास में, हम जो गतिविधियां कर रहे हैं अध्यापक, ठीक है, वो बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे, उनका संबंध कौन जोड़ेगा, हमारी दैनिक पाठ योजना जोड़ेगी। यानी हमें ऐसे रास्ता बताएगी कि आप ये क्लास में ये क्रियाविधि करोगे तो विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर है सही सोपान व समय पर सहायक सामग्री प्रयोग में ला देंगे, यानी जो हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं, ठीक है, प्लस जो प्रस्तावना प्रश्न आपके, ठीक है, सही सोपान व समय पर सहायक सामग्री प्रयोग में, यानी हमें कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग में लानी है, तो हम उसका जो पहले से ही निर्धारण कब करते हैं, दैनिक पाठ योजना में करते हैं कि हमें तो यहाँ तो मॉडल प्रयोग में लेना है, या फिर दूसरा टॉपिक है उसके अंदर लेना है, या तीसरे में चार्ट का प्रयोग में लेना है, और इसमें हमें एक दूसरे चार्ट का प्रयोग लेना है। तो ऐसे जो शिक्षा जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग कब करना है, कौन से समय पर करना है, ये कौन बताता है हमें, आपकी दैनिक पाठ योजना होता है। फिर विद्यार्थी स्तर के अनुसार नियत कार्य, यानी विद्यार्थियों का जो बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर है, मस्तिष्क किस स्तर का है उनका, ठीक है, उसके अनुसार आपको क्या देना है, होमवर्क देना है, नियत कार्य देना है, गृह कार्य देना है, ठीक है। उसमें आप कोई प्रोजेक्ट भी दे सकते हो या फिर कोई दूसरा कोई सर्वे के रूप में कोई सा भी कार्य आप दे सकते हो। फिर छात्र केंद्रित शिक्षण विधि के लिए, यानी व्याख्यान विधि होती है वो क्या होती है, केवल अध्यापक केंद्रित होती है, अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार ही पढ़ाता है उसके अंदर, जबकि हमें क्या चाहिए, बच्चों को सिखाना है तो हमें क्या चाहिए, बच्चों के आधार पर ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग कब करोगे, जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो उसके अंदर पहले से उल्लेख करोगे कि हम जो खेल विधि है या जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका जो प्रयोग करेंगे, वो क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, उनका हम प्रयोग करेंगे। फिर शिक्षण कार्य नियमित, नियोजित, सुसंगठित बनाने, शिक्षक कार्य है, शिक्षण जो कार्य है, हमारा जो कार्य पढ़ाने का जो काम है वो कब नियमित होगा, जब हम दैनिक पाठ योजना डेली बनाएंगे, ठीक है, और उसको नियोजित करेंगे और सुसंगठित करके प्रस्तुतिकरण में हमारे वो सहायक बनती है। कौन, आपकी दैनिक पाठ योजना। यानी शिक्षक कार्य है, शिक्षण जो कार्य है वो नियमित कब होगा, नियोजित कब होगा, सुसंगठित कब होगा, जब आप डेली लेसन प्लान बनाओगे। फिर है शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी दैनिक पाठ योजना से आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरे को ये चीज, ये गतिविधि अब करनी है, ये गतिविधि अब करनी है, ये मॉडल का उपयोग अब करना है, या चार्ट का उपयोग अब करना है, तो आप अपने कार्य में क्या होता हो जाते हो, दक्ष हो जाते हो, आपने जो शिक्षण जो कार्य है आपका उसमें आप परिपूर्ण हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होने पर जो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पढ़ाने का जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा होने लगता है और विद्यार्थी आपको एक अच्छा अध्यापक मानने लगते हैं। फिर है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम के बीच समन्वय, यानी शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम जो शिक्षा है, 3 त्रिध्रुवी आप जो देवी ने बताया है, जो शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के बीच घूमती रहती है, उन तीनों के बीच समायोजन कौन करने में सहायता देगा, आपका दैनिक पाठ योजना। यानी पाठ्यक्रम की जो पाठ्य वस्तु है उस पर आप लेसन बनाया है, किसके आधार पर बनाया है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि का आपने प्रयोग में लिए है और शिक्षक आप खुद उसको पढ़ा रहे हैं। फिर है विषय वस्तु क्या है, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करनी, यानी विषय वस्तु है ऐसी होनी चाहिए कि छात्र के मस्तिष्क के अनुसार समायोजित होकर बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि जो अगर आप मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाओगे तो बच्चों के मन के अनुसार वो उनके समझ में आ जाएगा, उनके मस्तिष्क के अनुसार उनके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन विषय वस्तु को जटिल हो तो उसका जो प्रस्तुतिकरण का जो ढंग होता है उसके अनुसार जो आसान हो या कठिन हो विषय वस्तु बच्चों के आराम से समझ में आ जाती है। कई बार क्या होता है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जो आसान विषय वस्तु है वो बच्चों के समझ में नहीं आती, इसलिए जो विषय वस्तु है अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको प्रस्तुतिकरण करना है उसका, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है मनोवैज्ञानिक ढंग से, तो आपको क्या करना है, दैनिक पाठ योजना बनानी ही होगी और जो जितने उसमें स्टेप्स दिए हैं, सोपान दिए हैं, उनके अनुसार उसका निर्माण करोगे तो विद्यार्थियों को वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो सोपान है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर छात्र में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति,
यानी विद्यार्थी में क्या होता है कि अगर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो कई वर्षों तक उसको याद रहता है, उन अध्यापकों को याद रखता है कि वो अध्यापक हमारे ऐसे थे, उन्होंने हमें ऐसी ये चीज पढ़ाई थी जो आज भी मुझे याद है। यानी कई चीजें, कई बातें विद्यार्थियों को जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है। ठीक है, वो स्टाइल ध्यान कम प्राप्त होगा विद्यार्थियों में जब आप दैनिक पाठ्य योजना से उनको पढ़ाओगे, ऐसा बिल्कुल प्लानिंग करके आप क्लास में उनको पढ़ाओगे। फिर है शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण देने का साधन, यानी टीचिंग के लिए जैसे जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनको शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण देने का एक वास्तविक साधन कौन है? दैनिक पाठ्य योजना है, जो उनको जो कौशल है, शिक्षण कौशल है, वो जो स्किल है, टीचिंग स्किल है, उसको काफी ज्यादा विकसित कर देता है। दैनिक पाठ्य योजना है, उसके जो सोपान है, चरण है, क्या है उसके बनाने के चरण, वो हम देखते हैं। स्टेप्स ऑफ डेली लेसन प्लान। देखो शिक्षा है एक त्रिभुज के अनुसार, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो त्रिभुज के अनुसार बनी गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य है, टीचिंग ऑब्जेक्ट है, उनका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने के बाद हम क्या है, विषय वस्तु को निर्माण करते हैं और शिक्षण विधियां हैं उनको निर्धारित करते हैं, यानी हमें क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है उसका निर्धारण करते हैं। फिर पढ़ाने से क्या होता है, विद्यार्थियों के अंदर हमारे अधिगम अनुभव आते हैं, यानी जो उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभव यानी अधिगम अनुभव यानी ज्ञान होती है, यानी हमने पाठ्य वस्तु पढ़ा दी, यानी जो प्रकरण हम पढ़ाएंगे क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं उसका निर्धारण कर लिया। किनको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विद्यार्थियों को क्या मिला, अधिगम अनुभव मिल गए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, विद्यार्थियों के आपके जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन आ रहा है, यानी व्यवहार में बदलाव आ रहा है, यानी वो सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम जो कुछ विद्यार्थियों ने सीखा उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, एवल्यूएशन। ठीक है, मूल्यांकन की जो तकनीक है वो आपके हो गए, देखो आप क्या मौखिक परीक्षा ले सकते हो विद्यार्थियों की। ठीक है, लिखित या प्रायोगिक। ठीक है, मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाएं, हुआ है आपकी मूल्यांकन तकनीक। इससे क्या प्राप्त हो गया आपको, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो गए, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उनकी प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो, कंटेंट बनाते हो, मेथोडोलॉजी, यानी आप क्या शिक्षण क्या पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे कैसे पढ़ाओगे उसका निर्धारण करते हो। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य निर्धारण करते हो, उसके बाद विषय वस्तु और शिक्षण विधियां आप निर्धारण करते हो। फिर इनको विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनको अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं, इनको विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उस ज्ञान की प्राप्ति से विद्यार्थियों के अंदर क्या आता है, व्यवहारगत परिवर्तन आता है, यानी बिहेवियर चेंजेस। विद्यार्थी क्या है, सीखने के बाद उनका एवल्यूएशन में मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कैसे करेंगे, एवल्यूएशन टेक्निक से, मूल्यांकन तकनीकी से, जो कौन से आपके मौखिक, लिखित या प्रायोगिक, उससे किसकी प्राप्ति हो रही है आपको, शिक्षण उद्देश्य। ये क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जो वास्तविक जो स्टेप है वो देखो, पहला है परिचय, यानी जो कोई भी चीज हो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना हमारा फर्ज पड़ता है, कि हमें आपके बारे में बताना जरूरी है। यानी हम क्या बना रहे हैं, उसके हमेशा शीर्षक देंगे दैनिक पाठ्य योजना, फिर उसकी जो क्रम संख्या है वो क्या है, 1 2 3 4 20 है 25 है, जो भी आप जितने आप पाठ्य योजना बनाओगे। फिर है कौन से विषय की बना रहे हो, फिर देखिए इकाई कौन सी है, उसकी उप इकाई कौन सी है, प्रकरण कौन सा है। ठीक है, प्रकरण को आप कॉपी में दोगे, जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओगे तो प्रकरण लिख दोगे खाली छोड़ के डैश करके। ठीक है, उसके बाद जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हो, पृथ्वी पढ़ाओगे, पृथ्वी को बाद में अंडरलाइन करोगे जब आपने क्या कर लिया, पाठ्य स्थापना कर लिया, प्रस्तावना प्रश्न कर लिया। फिर है विद्यालय का नाम, कक्षा कौन सी है, कालांश पहला है, दूसरा, तीसरा, अवधि 20 मिनट है, 40 मिनट है, दिनांक आज क्या दिनांक है वो लिखनी। ठीक है, फिर है उद्देश्य, यानी जो विशिष्ट जो उद्देश्य है। ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया भी पहले, और वो जो वीडियो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में वो मैं दे दूंगा, उसके बारे में, उद्देश्यों के बारे में, वो प्रस्तावना जो कोश है उसके बारे में। फिर इसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि, और इनसे क्या आ रहा है, इनका तो हमने निर्धारण कर लिया। फिर जो व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या आएगा, उसका निर्धारण भी हमें करना होगा, किसमें, आपके उद्देश्य वाले चरण में, जो विशिष्ट उद्देश्य आप बोलते हैं। फिर है तीसरा, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप रेखा चित्र, चार्ट, कार्टून, मॉडल चित्र,
मानचित्र इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साहित्य सामग्री के बाद आपको एक जो शिक्षण विधि है, ठीक है, जो टीचिंग मेथड आप प्रयोग में लगे उसके बारे में आपको भी बताना होगा, यानी व्याख्यान विधि लोगे, प्रश्नोत्तर विधि लोगे, खेल विधि लोगे, जो भी आप शिक्षण विधि से आप पाठ पढ़ाओगे वो इसमें शामिल होगा। फिर है पूर्व ज्ञान, चौथा आपका पूर्व ज्ञान में देखो विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपको हमेशा ये जो शब्द है सामान्य जानकारी, इसी का प्रयोग करना है, यानी विद्यार्थी जो भी आपको प्रकट होगा टॉपिक हो उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी पूर्व ज्ञान किसका है, यानी हमारा मकसद है पढ़ाने का वो क्या होगा, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी पहले से विद्यार्थी जो जानता है उसको नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, रुचि जागृत हो जाती है। फिर है पाठक स्थापना या इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्रश्न करके भी हम पाठक स्थापना कर सकते हैं, या फिर कोई चित्र दिखाकर मानचित्र, चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र से भी हम क्या कर सकते हैं, पाठक स्थापना कर सकते हैं या फिर प्रस्तावना कर सकते हैं। इसके अंदर विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, उनकी व्यस्तता कैसी है और उनकी प्रेरणा का ध्यान रखा जाता है। उनको क्या मिले, उनका जो पूर्व ज्ञान है नवीन ज्ञान से जुड़ जाए, वो व्यस्त हो जाए और उनको प्रेरणा मिल जाए पढ़ने की। ठीक है, कि अब जो कुर्सी जो पढ़ाएंगे उसके अंदर उसकी विद्यार्थी क्या हो जाए, रुचि जागृत हो जाए। फिर है पाठ्याभिसूचन या उद्देश्य कथन। ठीक है, आज हम यानी आज ही पढ़ाओगे कल थोड़ी पढ़ाओगे, हम का हमेशा प्रयोग करना है, यानी हम यानी आप और मैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम, ये अच्छा नहीं। आज हम सौरमंडल के नीले ग्रह पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, यानी आपने जो समस्यात्मक प्रश्न लिया था लास्ट वाला पाठ स्थापना में, प्रस्तावना के अंदर कि सौरमंडल का नीला ग्रह कौन सा है, विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप क्या बताओगे, उद्देश्य कथन करोगे या पाठ्याभिसूचन करोगे, आज हम सौरमंडल के नीले ग्रह पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, तो विद्यार्थियों में क्या हो जाएगा, अरे नीला ग्रह क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, फिर है सातवां प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास। इसके अंदर जो आपका जो कॉपी का जो पेज होता है, ठीक है, ये A4 साइज का पेज है, इसके अंदर ये आपको ये लाइनें खींचनी है। ठीक है, ऊपर ये हेडिंग हो जाएगी, वो देखो पहला है शिक्षण बिंदु कौन से, कम से कम 3 लेने, ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 5 ले सकते हो। ठीक है, शिक्षण बिंदु हो गए 3। फिर है उद्देश्य संकेत, उद्देश्य कौन से ले रहे, इनके अंदर कौन कौन सा आपको ये जो उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य वही आएंगे, कौन सा आपने उद्देश्य लिया है। शिक्षक शिक्षार्थी क्रिया, इसमें तो आपका छात्र अध्यापक क्रिया, इधर छात्र क्रिया है। ठीक है, इसके 2 हिस्से कर देंगे हम, यहाँ पे तो लिखेंगे शिक्षक क्रिया और यहाँ पे छात्र क्रिया। फिर है शामपट सारांश। शामपट सारांश में आप जो छात्र अध्यापक कथन है या जो छात्र अध्यापिका कथन है उसका जो शॉर्ट रूप है और जो शिक्षण बिंदु है वो आप बोर्ड पर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने डिटेल्स भरी थी, उसके बाद यहाँ आपने जो प्रकरण लिखा है, प्रकरण का शिक्षण बिंदु है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखोगे। और लिखने का जो तरीका होगा आपका 45 डिग्री का कोण बना के लिखना है, पूरी ऐसे पीठ 90 डिग्री की या 180 डिग्री की नहीं बनानी है, यानी पूरा आपको 45 डिग्री का कोण ही रखना है व्हाइट बोर्ड के या जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसके और विद्यार्थी के बीच। ठीक है, यानी आपकी नजर विद्यार्थियों पे होनी चाहिए और इधर भी होनी चाहिए, यानी पूरी पीठ कर देंगे तो विद्यार्थी पीछे से कुछ भी शैतानी कर देंगे। ठीक है, और जो मिटाने का तरीका होगा आपका वो होगा ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, यानी जो डस्ट है वो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि कई बार पंखा चलता रहता है क्लास के अंदर तो बच्चों तक जाती है और आपके भी फेफड़ों में जाती है। ठीक है, शामपट सारांश का वहां प्रयोग करेंगे और शामपट का एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं, जो मूल्यांकन करेंगे आप उसके अंदर देखो अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं उनको आप जो आपके पास लपेट फलक है, रोलर बोर्ड है काला वाला, जिसको आप घुमाकर लपेट कर लाते हो, उसके अंदर देखो दो कम से कम 2 या लघुरात्मक या रिक्त स्थान या सही रूप वाले आप ला सकते हो और आप क्या लाओगे, लघुरात्मक प्रश्न ला सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मूल्यांकन प्रश्न। यानी मूल्यांकन जो प्रश्न है आप लपेट फलक पर लिख के लिया, उससे क्या टाइम लगता है, सीधा ही आप उसको खोलोगे रोलर बोर्ड को, या तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर बच्चों से पूछ सकते हैं उनको, या फिर बच्चों को आगे बुलाकर जो अवसर वाले हैं वस्तुनिष्ठ रूप में टिक लगवा सकते हैं कि इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है। यानी विद्यार्थी भी सामने आकर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न है वो भी आप कॉपी में लिखोगे और आपके उसके अंदर लिखेंगे
जो आपका लपेट फलक। फिर है नियत कार्य भी आप उसके लपेट फलक में लिख के ला सकते हो, या फिर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर भी आप लिख सकते हो। नियत कार्य में विद्यार्थी की क्षमता और रुचि के अनुसार आपको वर्क देना होगा। जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसमें से कोई निम्नलिखित प्रश्न है वो दे दिया, या फिर कोई चार्ट मॉडल चित्र ये आप बना के दे सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हो, कोई भी सर्वे आप दे सकते हो। कोई भी किसी प्रकार का जो काम जो विद्यार्थी को सीखने में ज्यादा से ज्यादा मदद करे ऐसा काम दोगे तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। फिर है जो पर्यवेक्षक टिप्पणी, यानी छात्र अध्यापक का जो प्रशिक्षण चलता है उसके अंदर तो आपको ये पर्यवेक्षक टिप्पणी देनी होती है। आपको जब पढ़ाते हो तो पीछे आपकी क्लास के लास्ट में जो आपके टीचर है विषय अध्यापक है वो बैठते हैं और वो जांच करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपकी अच्छाई है। ठीक है, दैनिक पाठ्य योजना है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, डेली लेसन प्लान है आप कैसे बनाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हेडिंग है दैनिक पाठ्य योजना को प्रति दिवसीय पाठ्य योजना भी बोलते हैं। विस्तृत पाठ सूत्र क्रम यानी ये पूरा एक तरह से प्रारूप नहीं है, ये क्या है प्रारूप नहीं है, ये क्या है विस्तृत पाठ सूत्र क्रम यानी पूरा एक तरह से विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दिनांक जो डेट है वो लिखोगे, यहाँ कक्षा लिखोगे, इधर कालांश कौन सा पढ़ाओगे ठीक है वो लिखोगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, ठीक है, विषय कौन सा पढ़ा रहे हो वो विषय लिख दोगे। फिर आपका जो पाठ का नंबर है कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो। फिर प्रस्तुत पाठ से अब तक पढ़ाए गए पाठों की कुल संख्या यानी कितने पाठ आप पढ़ा चुके हैं, 10 पढ़ा चुके हैं, 20 पढ़ा चुके हैं, या पहला स्टार्ट करो तो पहला एक नंबर लिख देना। फिर पाठ्य प्रकरण यानी प्रकरण कौन सा कार्य उसका नाम लिख दिया अल्लेख। ठीक है, फिर उद्देश्य इधर लिखिए, उधर आपके अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन आ गया। यानी उद्देश्य जो विशेष उद्देश्य आपकी ज्ञान कौशल अभिरुचि अभिवृद्धि। ठीक है, इधर आपके अपेक्षित जो व्यवहार का परिवर्तन है यानी व्यवहार का परिवर्तन यानी व्यवहार में बदलाव क्या हो गया, सीखना हो गया। ठीक है, और अपेक्षित यानी जो आप चाहते हैं, तो ये क्या हो गया जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो चीज यहाँ पर आप लिखो। ठीक है, यानी जो उद्देश्य संबंधित होंगे। पहला है ज्ञान, ज्ञान में देखो विद्यार्थी अनियमों, ठीक है, जो आपको प्रकरण से संबंधित के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। पहला है आपका अलिनों का अर्थ, ये आपके क्या होंगे शिक्षण बिंदु जाएंगे। अलिनों की विशेषता और भारत पर अलिनों का प्रभाव। फिर है अवबोध, देखिए अवबोध में विद्यार्थी अलिनों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी अलिनों की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे, यानी स्पष्ट करना हो व्याख्या करना क्या हो गया अवबोध में शामिल। फिर एक ज्ञान का उपयोग, ज्ञानपूर्ण विद्यार्थी भारत पर अलिनों के प्रभाव पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित कर सके। फिर विद्यार्थी अलिनो प्रभाव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, यानी ज्ञान का उपयोग किसमें करेंगे, दैनिक जीवन में करेंगे ज्ञान उपयोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन विद्यार्थी अलिनो प्रभाव को मानचित्र में, ठीक है, विश्व का जो मानचित्र उसके अंदर वो दर्शा सकेंगे, यानी प्रदर्शित कर सकेंगे की क्षमता विकसित कर सकेंगे। ठीक है, क्षमता विकसित हो जाएगी मानचित्र बनाने। फिर विद्यार्थी अलिनो की विशेषताओं को चार्ट के माध्यम से यानी प्रदर्शित कर सकेंगे, यानी चार्ट बनाकर उसको प्रदर्शन करेंगे किसका, अलिनो प्रभाव की विशेषताओं का। फिर अभिरुचि, यानी उनके अंदर रुचि क्या जागृत होगी। देखिए विद्यार्थी भारत पर अलिनो प्रभाव के बारे में रुचि जागृत कर सकेंगे, यानी उनके अंदर रुचि जाएगी कि भाई अलिनो का जो प्रभाव है भारत पर क्या हो रहा है उसके बारे में उनके अंदर रुचि जागृत हो जाएगी। फिर है दूसरी रुचि है अभिरुचि, विद्यार्थी अलिनो के अर्थ विशेषताओं का ज्ञान अन्य पत्र पत्रिकाओं से ले सकेंगे, यानी उनके रुचि जागृत हो जाएगी तो अतिरिक्त ज्ञान के लिए क्या करेंगे, दूसरी किताबें दूसरी पुस्तकें का प्रयोग करेंगे अलिनो प्रभाव के बारे में जानने के लिए। फिर है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति देखो यानी दृष्टिकोण उनका कैसा हो जाएगा, विद्यार्थियों में अलिनो के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। फिर है विद्यार्थियों में भारत पर अलिनो प्रभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा, यानी वो सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको देखेंगे इसको अलिनो प्रभाव को। ठीक है, यानी अलिनो प्रभाव के कारण एक बार तो क्या हो जाएगा कान फूट जाएगा, फिर लालिनो आएगा तो बारिश आ जाएगी। ठीक है, दैनिक पाठ्य योजना में उद्देश्यों को लिखने के बाद
जो अगला टॉपिक है आपका वो आएगा सहायक सामग्री, यानी आप क्या सहायक सामग्री लोगे इसको पढ़ाने, यानी अन्य लोग का जो विश्व मानचित्र में क्या है स्थान में, उसका हमने क्या लिया, एक चित्र लिया है, मानचित्र लिया। फिर है कक्षा उपयोगी सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, आपका लपेट फलक वो सब आएगा, या फिर पॉइंटर आप ले रहे हो वो भी आ जाएगा। फिर है शिक्षण विधि कौन सी ले रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि। फिर है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान यानी विद्यार्थी अल-नीलो के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उन्होंने कहीं से सुना है, पत्रिकाओं में पढ़ा है, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है किसके बारे में, अल-नीलो के बारे में उनको ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न जिसको उत्प्रेरणात्मक क्रम भी हम कह सकते हैं, या फिर पाठ्य में स्थापना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर आपके प्रश्न जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और इधर विद्यार्थी उत्तर। पहला है प्रश्न, देखो प्रश्न के लोग किसका उत्तर मिला, पृथ्वी, पृथ्वी से अगला प्रश्न हम तैयार कर लिया, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर नीला रंग किसको दर्शाता है, महासागर को। फिर महासागर से हमने प्रश्न बना लिया, महासागरों की संख्या कितनी है, 5 महासागर, 5 महासागरों से उत्तर आया, उसी से हमने प्रश्न बना दिया 5 महासागर, 5 महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उत्तर आया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में होने वाले कौन से प्रभाव से भारतीय मानसून को हानि होती है, तो बच्चे अगर जवाब नहीं दे पाए तो समस्या में प्रश्न हो गया, या फिर कई बार संभावित उत्तर भी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी तो हमने दे रखी है पूर्व ज्ञान के अंदर। ठीक है, पूर्व ज्ञान उनको है, या फिर निरुत्तर भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको जितने वाली हमेशा ध्यान रखना है, इसका उत्तर, इसका प्रश्न, इसका उत्तर, इसका प्रश्न, ऐसा बना के चलना। इससे क्या होता है कि आपको एक ही प्रश्न याद करना होगा और बाकी उत्तर से आप प्रश्न बनाते जाओगे, विद्यार्थियों को भी क्या लगेगा कि गुरुजी हमारे प्रश्न जो उत्तर से एक प्रश्न बनाते जा रहे हैं, ये क्या बात है, तो उनमें क्या होगी, रुचि जागृत हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको उद्देश्य कथन करना है, या फिर जिसको पाठ्य शिक्षण कहते हैं। अच्छा तो, ठीक है, अच्छा तो आपको बोलना है, ये वाला शब्द कंपल्सरी। अच्छा तो विद्यार्थियों प्रशांत महासागर में होने वाले अल-नीनो प्रभाव से भारतीय मानसून को हानि होती है। ठीक है, कौन सा प्रभाव है, अल-नीनो। आपने इसका उत्तर दे दिया इस प्रश्न का, उसी का आज हम यहाँ पे तुम नहीं, आज हम यानी विद्यार्थी और आप दोनों क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे हम, और जो अच्छा है उनका जो प्रयोग आपको कंपल्सरी करना है, इसमें उद्देश्य कथन। ठीक है, ठीक है, उद्देश्य कथन के बाद हम जो पाठ का प्रस्तुतिकरण है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, जो आप क्लास में पढ़ा होगा, यानी वो आपने उद्देश्य कथन बोल दिया, उद्देश्य कथन के बाद ये जो प्रस्तुतिकरण है जिसको क्या बोलते हैं, पाठ का विकास भी बोलते हैं। इधर तो आपकी क्रम संख्या है, कितने क्रम है, यानी जो शिक्षण बिंदु है उनके क्रम जाएंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4 या 5। ठीक है, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य यानी क्या लिया आपने, शिक्षण उद्देश्य क्या लिया है, और बहुत जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे उद्देश्य लोगे, क्योंकि जो आपने शिक्षण उद्देश्य बनाए हैं उनके अनुसार ही यहाँ पर आपको लेना है। फिर है अध्ययन अध्यापन संस्कृतियाँ, यानी यहाँ पे छात्राध्यापक की जो क्रियाएं हैं वो आएगी, और छात्र क्रियाएं हैं। छात्राध्यापक जो कथन है उसके अंदर विकासात्मक प्रश्न, यानी जो पाठ का विकास करते हैं वो प्रश्न में कम से कम 4 बनाने। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 5-6 बनाओ। फिर है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन है वो भी यहाँ पे लिखना है, जितना आप स्टेटमेंट हो क्लास में वो यहाँ पे देना है। फिर है छात्र क्रिया में, यानी जो विकासात्मक प्रश्न आपने किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, उसके उत्तर। ठीक है, और यहाँ पे श्यामपट सार है, यानी जो छात्राध्यापक कथन है उसका एक छोटा सा आपको श्यामपट सार के रूप में लिखना है। अगर आप कॉपी में लगा रहे हो तो कॉपी के अंदर इसको किस में लिखना होगा, आपको जो ब्लैक जो चार्ट शीट आती है उसके ऊपर आपको ग्लिटर पेन आता है। ठीक है, आधा क्या है बोलिए ना, और उससे आप इसको बना सकते हैं। फिर है यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे छात्र क्रिया है, छात्र कथन के आगे आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं जो श्यामपट सार है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट सार उत्तर पुस्तिका में
लिखेंगे। ठीक है, तो जो आप पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर जो शिक्षण बिंदु है आपका वो यहाँ पे आपने कथन के रूप में दे रहे हो। ये जो छात्र अध्यापक का जो कथन है उसी का जो विकास करना है, तो जो विकासात्मक प्रश्न होंगे इसी से संबंधित होंगे। नहीं ऐसे नहीं कि आप दूसरे जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ला रहे हो, यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न होंगे उससे संबंधित होंगे प्लस पूर्व ज्ञान से होंगे। एक तो आपका जो शिक्षण बिंदु है, बिंदु प्लस और आपका पूर्व ज्ञान बच्चों का, ये दो चीज है। प्रस्तावना प्रश्न केवल जो पूर्व ज्ञान था वही ले रहे थे, ठीक है, और शिक्षण में जो प्रकरण है उसके ऊपर आ रहे थे। यहाँ पे आपका जो शिक्षण बिंदु है, ठीक है, ये वाला, इसी को आप पढ़ाओगे तो इसका विकास करना है तो उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए लाना है। जैसे देखो दक्षिण अयनांत वर्ष के किस महीने में आता है? दिसंबर, ठीक है। फिर 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस। क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में कौन सा प्रभाव दिखाई देता है या दिखता है? अल नीनो प्रभाव। अल नीनो का अर्थ क्या है? अब इसका बच्चे या लोग दे पाएंगे तो या तो उत्तर की संभावना होगी या फिर सही समस्या तो प्रश्न जाएगा। फिर आप इसका उत्तर दोगे कैसे? अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा बच्चा है। अर्थ पूछा तो अर्थ का क्या हुआ? अर्थ क्या हो गया? छोटा बच्चा। किसका? अल नीनो का अर्थ क्या हो गया? छोटा बच्चा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप उत्तर दिया। फिर पेरू के मछुआरों ने इसका नाम बालक ईसा के नाम पे रखा क्योंकि यह प्रभाव सामान्यतः किसके क्रिसमस के आसपास अनुभव किया। यानी यहाँ पे आपने जवाब दिया क्रिसमस, यहाँ पे क्या आ गया? क्रिसमस, वही दिसंबर आ गया, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में आता है। तो फिर अल नीनो प्रभाव के बारे में बच्चे बिल्कुल अपने जो पूर्व ज्ञान है उससे वो जोड़ देंगे और शिक्षण बिंदु पर आ जाएंगे। ठीक है, इससे बच्चों को याद हो जाएगा। और जो चार्ट अगर आप कॉपी के अंदर लगा रहे हो डेली लेसन प्लान की तो उसके अंदर ये चार्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपका जो शिक्षण बिंदु है इधर वाले हिस्से में। और अगर आप फाइनल लेसन की डायरी बना रहे हो तो फाइनल लेसन की डायरी में इधर वाली जो लाइन वाली जो शीट है उसके ऊपर नहीं आएगा, ये वाला जो चार्ट है बिल्कुल जो दूसरी जो कॉपी जैसे ये कॉपी है आपकी, ठीक है, इधर तो आपने लेसन प्लान बना दिया, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? ये चार्ट बनेगा और ब्लैक बोर्ड तो आपको वहीं उसी तरह बनेगा। ठीक है, जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर आते हैं, देखिए वो है अल नीनो की विशेषता। इसमें देखो हमने क्वेश्चन और अभिरुचि ले ली, क्या है? शिक्षण कौशल और भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 लेने हैं, ज्यादा जितने चाहे उसमें रह सकते हैं। फिर है विकासात्मक प्रश्न, ठीक है, वही विकासात्मक प्रश्न हमने किए हैं पाठ के विकास के लिए। देखो शीत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु यानी जिगजैग जो है जो तरीका है हमारा वही रखा है हमने, यानी प्रश्न जो उत्तर आया वही अगले प्रश्न का पहला शब्द बन रहा है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु उत्तर आया, विद्यार्थियों ने उत्तर दिया छात्र के रूप में। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। फिर वर्षा के बादल, ठीक है, किस प्रभाव से प्रभावित होते हैं? अल नीनो प्रभाव से। बच्चों को पता है पूर्व ज्ञान यंत्रण अल नीनो की क्या विशेषता है? अब ये बच्चे नहीं जो बता पाएंगे। देखो फिर है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो कथन करेंगे, उनको व्याख्या करेंगे, ठीक है, व्याख्या करेंगे अल नीनो की विशेषता की। क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन के विनाशकारी व्यवधानों के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, यानी जितने भी विनाशकारी काम होंगे वो सब क्या है? अल नीनो के प्रभाव से होते हैं। एक बार शुरू होने के बाद ये प्रक्रिया कई सप्ताह या महीना चलती है, लगातार ही चलती रहती है। फिर है ये 10 वर्ष में कितनी बार? 2 बार या 3 बार आता है, यानी कम से कम 2 बार तो ये तहस करके जाएगा 10 वर्ष में। ये हवाओं की दिशाओं को बदलने, कमजोर पड़ने, समुद्र सतह जो ताप बढ़ाने में भूमिका निभाता है। यानी गर्मी हो जाती है, यानी जो हवा है उसकी ताकत है वो या तो कम होगी या बढ़ जाएगी, ठीक है, या उसकी दिशा ही बदल जाएगी, या फिर जो समुद्री जल है उसका जो ताप है टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम और कम में ज्यादा वर्षा करता है, इसके उल्टा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही है, ठीक है, वहाँ तो बारिश नहीं करता, और जहाँ पे जब बारिश नहीं हो रही वहाँ जाके बारिश कर देता है। इससे भारत में काफी नुकसान भी होता है खेती के लिए, और वो आगे हम उसके बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिर अल नीनो की जो विशेषता है हमने यहाँ पे श्याम प्रसाद के रूप में लिखी। छात्र यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
ठीक है। फिर वही ये जो अलग जो विशेषता है आप चार्ट रूप में या फिर कोई चित्र रूप के अंदर भी आप इसको दर्शा सकते हो कॉपी के अंदर, ठीक है। और वही बात अगर आपकी अगर फाइनलाइजेशन है तो फाइनलाइजेशन में ये जो इधर ये सारणी और ये सब बन गया, इधर जो व्हाइट पेज है इसके ऊपर आपको ये बनाना है, ठीक है। तीसरा जो शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर आते हैं। देखिए पर अलिनो प्रभाव, इसका जो विकास है शिक्षण बिंदु का हम विकास आप प्रश्न से करेंगे। 4 विकास हम प्रश्न लिए। मिट्टी की टेले कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। फिर भारत का रेगिस्तान कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान किस देश में स्थित है? भारत में, ठीक है। भारत पर अलिनो का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इसकी व्याख्या करेंगे छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापक कथन से। अलिनो पर भारत का प्रभाव, तो आपने अगर मॉडल जो लिया है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो उसको समझाने के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पर ज्यादा असर होता है, ठीक है। दक्षिण में पश्चिम दिशा में, ठीक है। मानसून में कमी के कारण सूखेगा, खतरा सबसे ज्यादा होता है, सूखा हो जाता है, पूरा देश कुछ भी नहीं रहता, फसलें सूख जाती है, पेयजल की कमी हो जाती है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है। जो मार्केट में आकर वो पर चला जाता है। जब बच्चे हैं वो क्या है, इस व्याख्या को आप जो व्याख्या देंगे छात्र अध्यापक कथन करेंगे उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक और शामपट सार है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। इधर है भारत पर अलिनो जो प्रभाव है उसका जो शामपट सार है हम थोड़ा आपको इसमें लिख के बताएंगे। ये तो हुई कॉपी की बात। फिर है अगर आप फाइनलाइजिंग जो डायरी बनाएंगे उसमें बड़ी पहले वाली बात है, ये आपकी सारणी बनी है, ये इधर आपका जो ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे लगाना है कॉपी के अंदर व्हाइट पेज पे, ठीक है। तीनों जो शिक्षण बिंदु है उनको पढ़ाने के बाद अब हम चलते हैं जो है मूल्यांकन की तरफ है, जिसको पुनरावृत्त प्रश्न भी बोलते हैं। जो विद्यार्थी को आपने पढ़ा दिया तो उसके बाद आप उनसे मूल्यांकन के प्रश्न है वो करेंगे। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थान भरने वाला, तीसरा है अतिलोकात्मक और चौथा है लघुनात्मक प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो आपको ये करना है या तो बच्चों को अपने स्थान पर खड़े होकर उनसे आपको प्रश्न करने, जैसे या तो डब्ल्यू शेप में करना है या एल शेप में, ठीक है। यानी जो बच्चे हैं अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, उनकी जो क्लास है ऐसे बैठी है ऐसे या फिर एल शेप में, ठीक है। या फिर आप सामने बुलाकर भी आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, उनका जो जवाब है बच्चा खुद आके चौक से ताकि बता दें। जैसे अलिनो का अर्थ क्या है, बच्चा आया उसने चौक उठाया और इस पे टिक लगा दिया या फिर उसी के स्थान पर खड़े करके वहीं से पूछ लिया, तो अलिनो अर्थ क्या हो गया, छोटा बच्चा। फिर अलिनो किसके नाम पर रखा गया है, इनमें कौन सा उत्तर है, फिर बालक के साथ। ऐसे बच्चों से ही क्या है आपको प्रश्न करवाने, आपको प्रश्न पूछने में बच्चे आके उत्तर देंगे या फिर उनको अपने स्थान पर खड़े करके ही आप उत्तर करवा सकते हो। फिर अलिनो 10 साल में खालिस्तान बार आता है तो 2 या 3 बार। फिर उसको अलिनो प्रभाव ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में करता है, कम वर्षा। ऐसे आपको ही क्या है बच्चों को सामने बुला के या अपने स्थान पर खड़े मूल्यांकन प्रश्न करवाते हैं। फिर अतिलोकात्मक प्रश्न है, भारत में सूखे का कारण क्या है, वस्तु की कीमत किसके कारण बढ़ती है। ये सब प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। अतिलोकात्मक प्रश्न अलिनो की प्रमुख विशेषता क्या है। फिर नियत कार्य गृह कार्य अपने क्लास में आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्या बताओगे बच्चों को कि घर पे आपको क्या करके लाना है, तो भारत पर अलिनो प्रभाव को विस्तारपूर्वक समझेंगे। ये क्या हो जाएगा, बच्चों का गृह कार्य नियत कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो मूल्यांकन प्रश्न है इनको आपको रोलर मोड मिला है ब्लैक रंग का, ठीक है। उसके ऊपर आपको इसको लिख के लाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने गृह कार्य यानी ये जो लिखा पूरा मूल्यांकन प्रश्न नियत कार्य तक का पूरा कार्य आपको रोलर बोर्ड पे लिख के लाना होता है। इससे क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड में लिखोगे तो 5-6 मिनट खराब होगी, तो उससे आपका टाइम ज्यादा, तुरंत ही आपने किसी कील पर इसको डाला और आपने मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से करवा लिया, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हम आते हैं पर्यवेक्षण प्रश्न, यानी ये जो पेज होता है इसके ऊपर जो आपके जो अध्यापक है, कक्षा अध्यापक है या फिर जो अगर फाइनलाइजेशन में बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर आपको आपकी जो कमियां हैं, कुछ जो अच्छाइयां हैं आपकी, वो आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, अध्यापक जो विषय वस्तु का जो संक्षिप्त संकेत होता है और कक्षा या विषय अध्यापक के हस्ताक्षर में टिप्पणी होती है, ठीक है। जो पर्यवेक्षण जो टिप्पणी होती है ये मुख्य होती है। आपको और फाइनलाइजेशन लाना है तो आपको ये बंद लिखना होगा और ये तो आपके जो ऊपर वाले जो है वो डेविएशन नाम में होता ही है। पर्यवेक्षण जो टिप्पणी है
उसके अंदर जो टीचर है वो आपको देखता है ज्यादातर हमेशा जो पहला जो कमी होती है, तो आप जो परिचय बताते हो, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है, उस क्लास के अंदर जो आप प्रकरण लिखते हो, प्रकरण में आप अगर प्रकरण जो भी लिखा है, जैसे आपने अर्ली में पढ़ा था, ठीक है, अगर अर्ली नोट के नीचे आपने अंडरलाइन नहीं की, तो सबसे पहले वो एक चीज लिखता है कि आपने प्रकरण को अंडरलाइन नहीं की। फिर है आपका जो आत्मविश्वास है पढ़ाने का वो होना चाहिए, कक्षा जो गतिविधि है, कक्षा है आपके कंट्रोल में है नहीं, वो चीज भी देखता है अध्यापक। और सबसे मुख्य बात, अगर आप पढ़ा रहे हो कोई चीज दर्शा रहे हो, तो जो पॉइंटर होता है, ठीक है, जैसे वैल्यू होती है वाइट रंग की, ठीक है, जिसका तीखा होता है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो इसका उपयोग आपने किया है या नहीं किया है, इसका भी वो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। या कोई चीज अगर आप जो टीचिंग जो मॉडल है, टीचिंग एड है, उसको आप प्रयोग में ला रहे हो, तो मॉडल से आप समझाएं या फिर व्याख्यान दे रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप हाथ में वो रखें। फिर वो चीज कुछ बारीक चीजें देखते हैं, जैसे आप डस्टर कैसे प्रयोग में ला रहे हो, डस्टर है वो आप ऊपर से नीचे लाओगे मिटाने के लिए, जैसे इसको ऊपर से नीचे लाना है। या फिर जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आपके हाथ में न तो चौक होना चाहिए, नहीं डस्टर होना चाहिए, दोनों ही चीज आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, आपका हाथ फ्री होना चाहिए। और जब अगर आप कोई किताब उठा के पढ़ा रहे हो, तो उल्टे हाथ के अंदर आपके एक हाथ में वो किताब होनी चाहिए, किताब को आपको मोड़ के नहीं रखना, वो चीजें आपको ध्यान रखना होता है। और ये सब चीजें उसमें वो नोटिस करता है। आपका जो वेशभूषा है उसको देखता है कि आपने जो वेशभूषा है अध्यापक के लिए बनाई है वो पहन रखी नहीं रखी, ठीक है, आपका आईडी कार्ड कॉलेज का है नहीं, सब कुछ वो जांच करता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। बस आपको ये रखना ही ध्यान, आपका जो आत्मविश्वास है, बोलने का जो तरीका है, और जो आपकी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस पर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो अर्ली नंबर भाव अगर आपने पढ़ा रहे हो तो वो सब कुछ आपको कंटेस्ट होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए, तो ये आप उसको अच्छी तरह बच्चों को समझा पाओगे, ठीक है।